हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं अभिषेक प्रकाश, आप देख रहे हैं लीगल 24। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज की पिछले जो भाग में हमने पार्ट 2 के अंदर नागरिकता को लेकर डिस्कस किया था, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक थे। और आने वाली वीडियो में, जो आज की वीडियो है, हम इसके अंदर पार्ट 3 मौलिक अधिकारों को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि फंडामेंटल राइट्स किसको हम कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझना बेहद जरूरी है। अगर आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हम अच्छे से नहीं समझ पाए तो आने वाले जो भी हमारे मौलिक अधिकार होंगे, जो 14 से लेकर 35 तक होंगे, या फिर आगे भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो उनको समझने में हमें दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो आइए जानते हैं आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 12, जो कि पार्ट 3 के फर्स्ट आर्टिकल है मौलिक अधिकारों में से, तो आर्टिकल 12 को जो डेफिनेशन है वो है, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट of India and the government and the legislature of the states and all the local authorities and other authorities within the territory of India and the control of the government of India। जो इसकी डेफिनेशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन को समझे बिना आने वाले जो आर्टिकल्स होंगे उसको समझने में दिक्कत आएगी। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे स्टेट्स का मतलब जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लेकिन स्टेट का मतलब ऐसा है भी और नहीं भी है। स्टेट्स का मतलब है बॉडीज, अथॉरिटीज, जो कि गवर्नमेंट बनाने के अंदर, गवर्नमेंट बन जाती है उसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज काम करेंगी, वो सब स्टेट्स के दायरे के अंदर आएगी। जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो उसके अंदर हर एक स्टेट के अंदर, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, उसकी अलग से विधायिका काम करती है उसके अंदर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो उस स्टेट की लेजिस्लेचर हो, वो जो है स्टेट्स के दायरे के अंदर आती है। अब संविधान लागू होने के बाद जो संसद है, क्या उसको स्टेट माना जाएगा? आर्टिकल 12 की डिफिनेशन उसको स्टेट मानती है। संसद में दो हाउस काम करते हैं, एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा भी कहते हैं और अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा भी कहते हैं। अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस है, दोनों हाउसेस के अंदर उनकी जो बॉडीज होंगी, दोनों हाउसेस के अंदर जो भी वर्क होगा उसको कौन मैनेज करेगा, उसके लिए एग्जीक्यूटिव बनाई जाती है। जैसे एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है, जैसे प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, लोकल पुलिस, ये सब जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज़ की। लोकल अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हम म्यूनसिपल कमेटीज़ हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, और कमिश्नर्स हो गए, बोर्ड कमिश्नर बोर्ड्स हो गए, ये सब जो आते हैं ये लोकल अथॉरिटी के अंदर आते हैं। और जो अदर अथॉरिटीज जिसको हम कहते हैं, अदर अथॉरिटीज वो अथॉरिटीज होती है जो कि संविधान के दायरे के अंदर रहकर बनाई जाती है और वो स्टेट के दायरे के अंदर ही आती है, उनको। तो ये था आर्टिकल 12 जो हमने डिस्कस किया, जो कि स्टेट्स के नाम को लेकर डिस्कस करता है कि स्टेट्स किस किस को कहा जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 को लेकर। आर्टिकल 13 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स को मोर पावरफुल बनाता है। आर्टिकल 13 इतना पावर इंपॉर्टेंट है कि ये जो बात करता है आर्टिकल 13, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में बात करता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब है कि हमारे देश जब संविधान लागू हुआ हमारे देश के अंदर, तो 26 जनवरी 1950 से पहले भी बहुत सारे कानून देश के अंदर एग्जिस्ट करते थे। अब जो भी कानून 26 जनवरी 1950 से पहले एग्जिस्ट करते थे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो फंडामेंटल राइट्स बने हैं उसके राइट्स का उल्लंघन करता है, तो उनको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, वो अमान्य मान ले जाएंगे। लेकिन जो 26 जनवरी 1950 के बाद भी बहुत सारे कानून बनेंगे, अगर वो भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं तो उनको भी अमान्य मान लिया जाएगा। ना ही राज्य किसी प्रकार के कानून ऐसे बनाएंगे जिससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। अगर ऐसे कानून बनाते हैं और कहीं ना कहीं पाया जाता है कि वो फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनको भी जो है अमान्य माना जाएगा। आर्टिकल 13 ये भी बताता है कि जो कानून है जिसको लॉ कहते हैं हम लोग, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, मतलब किस किस चीजों को लॉ माना जाएगा। क्या किसी नोटिफिकेशन को लॉ माना जाएगा? क्या किसी कंपेटेंट अथॉरिटी द्वारा अगर कोई ऑर्डर निकाला गया कि उसको लॉ माना जाएगा? ऑर्डिनेंस को लॉ माना जाएगा? बाय लॉ को लॉ माना जाएगा? तो ये सब जो है बताता है कि ये सब चीजें, जितनी भी ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशंस, बाय लॉज, ऑर्डर्स जो है, ये एक तरीके से कानून, जितनी भी अमेंडमेंट संविधान के अंदर होगी 368 आर्टिकल के तहत, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। यह आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 के अंदर साफ साफ मेंशन है।